हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आप आज मेरी आवाज़ सुन के हैरान होंगे क्योंकि इस समय आपकी ये क्लास सर लिया करते थे, लेकिन आपकी डिमांड पर अब हिंदी की क्लास भी मैं ही आपकी लिया करूंगी। आज आपकी हिंदी की 7th क्लास है और आज आपका होने वाला है वाक्यांश के लिए एक शब्द इस टॉपिक का टेस्ट। दोस्तों, इससे पहले आपका विराम चिन्ह और वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये दोनों चैप्टर आपके बिल्कुल कंप्लीट करा दिए गए हैं इससे पहले 6 क्लासेस में, जिनमें आपका विराम चिन्ह का टेस्ट हो चुका है। सिलेबस की वीडियो एक आपको प्रोवाइड कर दी गई है, नहीं देखी है जरूर देखना। और वाक्यांश के लिए सब एक शब्द, इस प्रकरण पर भी आपकी 2 क्लास पहले आ चुकी है। तो आज ये आपकी इस पर तीसरी क्लास है इस टॉपिक की, यानी 2nd चैप्टर की। और चलिए शुरू करेंगे दोस्तों। आप सभी लोग तैयार हो जाइए, फटाफट से शेयर कर दीजिए वीडियो को। आज आपका टेस्ट होगा वाक्यांश के लिए एक शब्द इस टॉपिक का। तो जल्दी से आ जाइए, सभी जुड़ जाइए क्लास से। और नेक्स्ट आपका जो भी टेस्ट होगा उसमें आपके विनर्स के नेम अनाउंस किए जाएंगे। तो सभी को अपना टोटल स्कोर लास्ट में क्या करना है, मेन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपका कितना स्कोर रहा। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर देखिए क्या क्वेश्चन होगा। जो बहुत बोलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्न में से होगा। वाचाल, बहुभाषी या फिर जिज्ञासु या ऑप्शन नंबर डी संदिग्ध। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको सही जवाब का चुनाव करना है। जो बहुत अधिक बोलता हो उसको आप क्या एक शब्द से कैसे जानेंगे? इनमें से वाचाल कहेंगे, बहुभाषी कहेंगे, जिज्ञासु कहेंगे या संदिग्ध कहेंगे। आपका समय शुरू होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। जो बहुत बोलता हो इस वाक्यांश के लिए आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे? तो बिल्कुल आप लोगों के आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं और सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वाचाल। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। वाचाल किसे कहते हैं? जो बहुत अधिक बोलता हो उसे हम वाचाल कहते हैं, ठीक है। और जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो उसको हम बहुभाषी कहते हैं। अब इसी तरह हम चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, जिसमें पूछा गया है जिसे जीता न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्न में से होगा। जिसे जीता न जा सके, विजित कहेंगे या फिर हम उसे क्रोधी कहेंगे या अजय कहेंगे या फिर ऑप्शन नंबर डी में आपको असाध्य कहा गया है। तो जिसे जीता न जा सके क्या होगा? विजित, क्रोधी, अजय या असाध्य। जल्दी से चुनाव करिए अपने सही जवाब का। कौन सा आंसर आपका लॉक कर दिया जाए? कौन सा ऑप्शन आप लोग चुनेंगे? जल्दी से बता दीजिए। जिसे जीता न जा सके क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसका राइट आंसर है अजय। तो बिल्कुल करेक्ट आपने इसका आंसर किया। ऑप्शन नंबर सी अजय बिल्कुल सही है। जिसे जीता न जा सके हम उसे क्या कहेंगे? अजय। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें संदेह न हो वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द सही होगा? इस वाक्यांश के लिए आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे जिसमें संदेह ना हो? संदिग्ध, क्या ये ऑप्शन सही है? तो ये तो आप पहले ही एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि संदिग्ध का मतलब होता है जिस पर संदेह हो। अज्ञात, क्या इसके लिए अज्ञात ऑप्शन कहना सही होगा? जिसे ना जानते हो, अज्ञात तो वह होता है लेकिन यहाँ संदेह न हो उसकी बात की गई है। ऑप्शन सी क्या है? अतिरिक्त, क्या ये होगा? या ऑप्शन नंबर डी असंदिग्ध। तो बता दीजिए। यहाँ तो आपको प्रश्न देखते ही इसका आंसर करना चाहिए। इतना इजी सा सिंपल सा प्रश्न है आपके सामने। तो आपका समय शुरू होता है। कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर करिएगा। जिसमें संदेह न हो क्या आपका उस ऑप्शन का चुनाव करेंगे? तो यहाँ आपके लिए सही ऑप्शन आप लोग चुन रहे ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट, असंदिग्ध। जिसमें संदेह ना हो इस वाक्यांश के लिए आप लोग असंदिग्ध शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जहां आपसे पूछा गया है फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा। यानी जो वो हथियार की बात की गई है जिसको फेंक कर चलाया जाए, क्या हम उसे अस्त्र कहेंगे, या ऑप्शन नंबर बी शस्त्र होता है फेंक कर चलाया जाने वाला, या फिर ऑप्शन नंबर सी तलवार, ऑप्शन नंबर डी गुलेल। तो बताइए फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, क्या मेरे ख्याल से तो गुलेल होना चाहिए कि फेंक कर चलाया जाता है, क्या सही है बताइए। बिल्कुल नहीं, ये तो पहले ही एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, और बताइए इन तीनों ऑप्शन में से बाकी जो बचे, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, किस ऑप्शन का चुनाव आप लोग करेंगे यहाँ पर, अस्त्र शस्त्र तलवार या गुलेल। आपने बिल्कुल सही ऑप्शन चुना है, ऑप्शन नंबर ए। अस्त्र ऐसा हथियार होता है जिसको कि फेंक कर चलाया जाता है, और जबकि शस्त्र कैसा होता है जिसको हाथ में लेकर के चलाया जाता है। ठीक है, तो अस्त्र क्या होता है फेंक कर चलाया जाने वाला, और शस्त्र होता है हाथ में ही लेकर के प्रयोग किया जाने वाला। अगला क्वेश्चन है, जो आंखों के सामने न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा, जो आंखों के सामने ना हो। तो ऑप्शन ए अनदेखा, या बी अप्रोक्ष, या फिर ऑप्शन नंबर सी प्रोक्ष, या फिर ऑप्शन नंबर डी अज्ञात। बताइए जल्दी से, जो आंखों के सामने ना हो। गाइज ये आपका टॉपिक इजी बहुत है, लेकिन आपको एक नंबर दिला भी सकता है और कटवा भी सकता है, क्योंकि यहाँ ना ऑप्शन बिल्कुल सेम से आपको लगते हैं, और वहाँ आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, दो को तो आप एलिमिनेट कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है बाकी बचे दो ऑप्शन की, तो वहां पर एलिमिनेट करना थोड़ा कठिन हो जाता है। सेम से लगते हैं सारे ऑप्शन, तो ऐसे में इनकी प्रैक्टिस होना, टेस्ट होना बेहद ज़रूरी था। और प्रत्येक क्लास की आपकी टॉपिक कंप्लीट होने के तुरंत बाद यहाँ पर हिंदी का टेस्ट हो जाता है। बाकी अगर अदर सब्जेक्ट्स की बात करें तो वहाँ पर मैं आपका संडे में टेस्ट लेती हूँ, चाहे तब तक कितने भी टॉपिक कंप्लीट हो, लेकिन टेस्ट संडे में रखा जाता है। बाकी सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ उनका, ठीक है, साइंस की बात करूँ या फिर आपकी शैक्षिक मूल्यांकन वाली क्लास की बात करूँ, शैक्षिक प्रशासन एवं मूल्यांकन की बात करूँ, वो सब्जेक्ट ऐसे हैं उनका मैं संडे में ही टेस्ट लेती हूँ। लेकिन यहाँ पर आपका सर ने कहा है कि चैप्टर के ख़त्म होते ही तुरंत उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो इसीलिए आपका हर टॉपिक के बाद यहाँ पर साथ के साथ आपको एनालाइज करा दिया जाता है कि कितना आप लोगों ने सीखा है। तो आपने सही ऑप्शन इसका चुन लिया है। परोक्ष क्या होता है, जो आंखों के सामने ना हो, और जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहेंगे वह भी बता दीजिए साथ के साथ। हाथों हाथ बताते हुए चलिए, जो आंखों के सामने हो उसे आप लोग क्या कहेंगे। ठीक है, जो सामने ना हो वह तो हो गया परोक्ष, लेकिन जो सामने हो उसे क्या कहेंगे। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। यहाँ अगला प्रश्न आपके सामने है, जो कानून के विरुद्ध हो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, जो कानून के विरुद्ध हो। अनियमित, अतिरिक्त, या फिर असंभव, या फिर ऑप्शन नंबर डी अवैध। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको इसका एग्जैक्ट पता भी नहीं है तो ऑप्शंस देख के आप लोग बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो जल्दी से बता दीजिए विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, कौन से ऑप्शन को लॉक किया जाए। आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर करिए। तो लगातार सभी का ऑप्शन नंबर डी यहाँ आंसर आ रहा है, अवैध। क्या ये सही जवाब है? बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही जवाब चुना है। अवैध इज द राइट ऑप्शन, नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है आपका। जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं? अवैध कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, जो ईश्वर को मानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्न में से होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है, हॉट क्वेश्चन है, पूरा हाईलाइटेड क्वेश्चन है। हर एक तरह के एग्जाम में, चाहे आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और वहां पर हिंदी आती है, तो ये प्रश्न घूम फिर के कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल ही जाता है। तो जल्दी से बता दीजिए, जो ईश्वर को मानता हो, क्या हम उसको नास्तिक कहेंगे, या हम उसे आस्तिक कहेंगे, या फिर हम उसे अनुपम कहेंगे, या फिर हम उसे अग्रज कहेंगे। तो बताइए, जो ईश्वर को मानता हो
क्या कहलाएगा? आस्तिक, नास्तिक, अनुपम या अग्रज। आपका समय शुरू होता है। सही जवाब देने पर आपको एक नंबर मिलेगा, जल्दी से बता दीजिए। तो बिल्कुल सही जवाब आपने चुना, आस्तिक इज द करेक्ट ऑप्शन, आपका सही जवाब है। जो ईश्वर को मानता हो उसे हम क्या कहेंगे? आस्तिक कहेंगे। और साथ ही साथ ये भी समझते हुए चलिए कि जो ईश्वर को नहीं मानता है, ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, तो उसे क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। करेक्ट? क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी सीमा न हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है आपको जिसकी कोई सीमा ना हो। अधिक, अत्यधिक या असीम या फिर असीमित। तो बताइए, यहां पर देखिए दोस्तों, अधिक और अत्यधिक तो आप एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन असीम और असीमित में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप बताइए कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा, कौन से ऑप्शन को यहां लॉक किया जाए। ज्यादातर सभी प्रशिक्षु यहां पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं। बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से आप लोग टाइप कर रहे हैं अपना ऑप्शन, और सही बिल्कुल आपने जवाब दिया, असीम। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, असीम इज द राइट ऑप्शन। जिसकी सीमा ना हो उसे हम क्या कहते हैं? असीम कहते हैं। ठीक है, और जिसकी सीमा हो उसे ससीम कहते हैं। से लग जाएगा बस बाद में, और सीम ऐसे कैसा रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उपकार करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्न में से होगा। उपकार करने वाला क्या कहेंगे? परोपकारी या अग्रज या फिर उपयुक्त या फिर ऑप्शन नंबर डी उपकारी। तो उपकार करने वाले को आप क्या कहेंगे? उपकारी कहेंगे, परोपकारी कहेंगे, अग्रज कहेंगे या उपयुक्त कहेंगे। दो ऑप्शन तो नजरों नजरों में आपने एलिमिनेट कर दिए, लेकिन दो में कंफ्यूजन हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन आप लोग चुनेंगे, यहाँ देखना ये होगा। बड़ी मजेदार बात होगी। अब आप देखते हैं कौन से ऑप्शन को चुनेंगे। तो ज्यादातर प्रशिक्षु यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन डी के साथ। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। उपकार करने वाले को क्या कहेंगे? उपकारी कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां आपसे पूछा गया है, जो दोबारा जन्म ले वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। ये भी बहुत ही हाईलाइटेड आपका प्रश्न है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, एक नंबर दिला भी सकता है आपको। तो ध्यान से आप इसका सही जवाब देना। जो दोबारा जन्म ले, क्या उसे विधुर कहेंगे या विद्वान कहेंगे या द्विज कहेंगे, और या फिर हम साक्षर उसे बोलेंगे। तो क्या कहेंगे? जो दोबारा जन्म ले सके उसे क्या कहेंगे? तो बिल्कुल यहां पर आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, द्विज। ठीक है, जो दोबारा जन्म ले उसे क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं। दोस्तों यहाँ आपसे द्विज का पर्यायवाची भी पूछा जा सकता है। तो बताइए मुझे, द्विज के पर्यायवाची कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, जो दो बार जन्म ले। अब आप सोचिए कि दो बार जन्म कौन कौन ले सकता है। सबसे पहली बात है दांत। ठीक है, दांत दो बार जन्म लेता है, यानी जब आपके दूध के दांत होते हैं, उसको टूटने के बाद दोबारा से आपके दांत उगाते हैं। ठीक है, तो यानी द्विज कहेंगे हम, दो बार जन्म ले लेता है। और बाकी क्या हो सकता है जिसको हम द्विज बोलेंगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। बिल्कुल कई सारे यहाँ पर आपके पर्यायवाची होते हैं द्विज के, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आपका बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जो पढ़ना लिखना जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? जो पढ़ना लिखना जानता है उसे क्या हम साक्षर कहेंगे, क्षितिज कहेंगे, दूरदर्शी कहेंगे या स्वेच्छाकारी कहेंगे? तो बहुत सिंपल सा ऑप्शन देखकर ही आप समझ जाएंगे इनमें से कौन सा सही ऑप्शन आपका होने वाला है। जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे हम क्या कहेंगे? हर एक प्रशिक्षु का ये सवाल का जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए। तो जल्दी से जवाब दीजिए। बिल्कुल यहाँ पर लड़कियां हमेशा बाजी मार रही है हर एक प्रश्न में, तो बहुत ही अच्छी बात है। सभी अपनी भागीदारी पूरी तरीके से दिखाइए, और जितना आप लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में बातचीत करने के अलावा, उतना आपको ये चीजें याद रहने वाली है लंबे समय तक, और आपका इंटरेस्ट भी बनेगा क्लास में यदि आप साथ के साथ आंसर करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, साक्षर। जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे क्या कहते हैं?
साक्षर कहते हैं। और जो नहीं जानता हो उसे क्या कहेंगे, यह भी आप बताते हुए चलिए। जो पढ़ना लिखना नहीं जानता उसे क्या कहेंगे, निरक्षर। क्लियर है। अगला प्रश्न है, जिसके विषय में मतभेद ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा जिसके विषय में कोई मतभेद ना हो। यशस्वी, निर्विवाद, प्रियदर्शी या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रवासी। जिसके विषय में कोई भी मतभेद ना हो उसे हम क्या कहेंगे, यशस्वी कहेंगे, निर्विवाद कहेंगे, प्रियदर्शी कहेंगे या प्रवासी कहेंगे। सो आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, किस ऑप्शन को लॉक किया जाए, जल्दी से आंसर करिए। बिल्कुल, बहुत अच्छे। आज तो आपके सारे ही आंसर सही जा रहे हैं। तो क्या होगा, निर्विवाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। और इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 30, इसमें आपसे पूछा गया है, जो सब जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जो क्वेश्चन लगातार रिपीट होता रहता है, आपका कहीं ना कहीं पूछा जाता है, उसको मैं आपको तुरंत देखते ही बता देती हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो सब कुछ जानता हो उसे आप क्या कहेंगे, अतीत, जिज्ञासु, सर्वज्ञ या फिर भूधर। बताइए, जो सब कुछ जानता हो, क्या ऑप्शन आपका इसमें से सही होगा। जो सब कुछ जानता हो, जिसे सब पता हो, उसे आप क्या कहेंगे। एक शब्द आपको चुनना है। तो ऑप्शन नंबर विच वन इज द ए, बी, सी और डी, कौन सा चुनेंगे आप। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब, सर्वज्ञ। ठीक है, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहेंगे, सर्वज्ञ कहेंगे। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। 14वें नंबर का प्रश्न है, जिसके हृदय में ममता ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको चुनना है। जिसके हृदय में ममता ना हो, निर्मम, शतक, शताब्दी या फिर ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर। बताइए, लो कर लो बात। ऑप्शन भी ऐसे दिए गए हैं कि ऑप्शन देख के ही आंसर बता दिए जाए। क्या करूं मैं, आपके इतने सिंपल से ऑप्शन दे दिए गए हैं कि आसानी से आप लोग चूज कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा जी, आपका जब पूरा टेस्ट होगा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, वहां तो मैं आपको पक्का फंसाऊंगी और पक्का वहां आप जिसने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा वही वहां सही कर पाएगा। यहाँ तो आप लोग तुक्के भी मार रहे हैं, है ना, है ना ऐसी बात। हाँ बिल्कुल। तो जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या कहेंगे, निर्मम कहेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट है बिल्कुल। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलेंगे दोस्तों। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, सबने देख लिया। जिसके हृदय में ममता ना हो, निर्मम कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, बरसात के 4 महीने, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। क्या कहेंगे इसे। बहुत नया सा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि बरसात के 4 महीने, क्या इसका भी कोई एक शब्द होगा। हाँ बिल्कुल, चौराहा, यशस्वी, फलाहारी या फिर चौमासा। अब बता दीजिए। अब तो आप रुकने नहीं वाले लास्ट ऑप्शन को देख करके। तो देखते हैं क्या सही जवाब आप लोग देंगे। चेहरे पर ना लंबी सी मुस्कुराहट आपके होनी चाहिए क्लास लेते समय। वैसे ही दुनिया में बहुत सारी टेंशन भरी चीजें हैं, कम से कम क्लास लेते समय तो आप लोग मुस्कुरा ही लीजिए। ठीक है, कुछ नहीं जाता मुस्कुराने में, और आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, चेहरे पर चमक आती है। तो बता दीजिए चलिए फटाफट से, अब ज्यादा भी मत मुस्कुराइए। बरसात के 4 महीने, इसके लिए आप कौन सा शब्द चुनेंगे, चौराहा, यशस्वी, फलाहारी या चौमासा। ऑप्शन डी करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब सभी का, चौमासा कहेंगे। बरसात के 4 महीने यानी चौमासा, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 16, जिसका जन्म बाद में हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसका जन्म बाद में हुआ हो। अग्रज, अनुज, सदाचारी या फिर संगम। बताइए, जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे आप अग्रज कहेंगे, अनुज कहेंगे, सदाचारी कहेंगे या संगम कहेंगे। ठीक है, तो बताइए जल्दी से, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ मुझे पता है आप लोग 2 ऑप्शन में कंफ्यूज आ जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन के साथ आप लोग जाएंगे यहाँ पर, ए, बी, सी और डी, जिसका जन्म बाद में हुआ हो। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी, अनुज। अनुज का मतलब दोस्तों ऐसा भी आप कह सकते हैं, छोटा भाई। छोटा भाई के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है जिसे हम कहते हैं अनुज, और बड़ा भाई अग्रज, यानी जिसका जन्म पहले हुआ हो
उसे क्या कहेंगे? अग्रज, क्योंकि पहले हुआ है तो जाहिर सी बात है बड़ा है, ठीक है, बड़ा है, तो बड़ा भाई क्या होगा? अग्रज। इस तरीके से आप याद रख लीजिए। छोटा भाई जिसका जन्म बाद में हुआ हो वह क्या कहलाएगा? अनुज कहलाएगा। तो इसी तरीके से आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी, जिसका जन्म बाद में हुआ हो अनुज कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ टोटल 20 क्वेश्चन है आपके। जिसका कोई ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। भाई बड़ा दुख भरी कहानी है, जिसका कोई ना हो, उसके लिए आप लोग क्या ऑप्शन चुनेंगे यहाँ पर? उपयुक्त, उपकारी, या फिर युधिष्ठिर, या फिर अनाथ? बता दीजिए। अब इसमें तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। जिसका कोई ना हो उसे क्या कहेंगे? बताइए जल्दी से, फटाफट से, सभी के आंसर आने चाहिए कमेंट्स में। और टोटल स्कोर अपना याद रखना, लिखते हुए चलिए एक पेज पर कि आपके कितने सही हुए कितने गलत। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अनाथ। सभी का बिल्कुल सही है, ये समझाने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 18, अधिक बड़ा बढ़ा चढ़ा कर कहना, ठीक है, अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। इसके लिए आप क्या शब्द का प्रयोग करेंगे? अजात शत्रु, अंतरिक्ष, अतिशयोक्ति, या फिर स्वयंसेवक? लोकल लो बात। आज तो मैं ऑप्शन से ही सेटिस्फाई नहीं हूँ, इतने आसान आसान आपको ऑप्शंस दे दिए गए हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब तक कंफ्यूजन ना हो तब तक क्या मजा सीखने का, तभी तो पता चलेगा किसने ज्यादा सीखा है। तो बताइए, अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या होगा इसका सही जवाब? किस ऑप्शन के साथ आप लोग जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, अतिशयोक्ति, बिल्कुल सही है, ठीक है। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना यानी अतिशयोक्ति, लंबी लंबी फेंकना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्या पूछा गया है? जो कभी ना हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कभी ना हुआ हो। अभूतपूर्व, अनवरत, वाचाल, या फिर सदाचारी। ये ऑप्शन थोड़ा अच्छा है, ए और बी में आपको बढ़िया कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो बताइए, जो कभी ना हुआ हो उसे क्या कहेंगे? अभूतपूर्व, अनवरत, या फिर वाचाल, या सदाचारी? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही है ऑप्शन ए, जिसने भी आंसर किया है अभूतपूर्व, यानी जो अब से पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहेंगे हम? अभूतपूर्व कहेंगे, ठीक है। और अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ अपने आप ही पूछ लेती हूँ कि जिसकी आशा न की गई हो उसे हम क्या कहेंगे? जिसकी आशा ना की गई हो, इसके लिए बताइए आप एक शब्द बिना किसी ऑप्शन के, ठीक है। जिसकी आशा ना की गई हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे तुरंत याद आ गया तो मैंने आपसे पूछ लिया। जिसकी आशा ना की गई हो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे अप्रत्याशित, ठीक है, अप्रत्याशित, जिसकी आशा न की गई हो। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, उसे क्या कहेंगे? अंतर्यामी, स्वयंसेवक, या अंत्याक्षरी, या फिर सर्वव्यापी? तो जो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करे उसे क्या कहते हैं? उसे किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है कि कोई उसे आकर के नेम फेम दे, या फिर उसे कोई कहे कुछ करने के लिए, वो अपने आप से उसकी इच्छा होती है दूसरों के लिए कार्य करने की। तो ऐसे वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द चुनना है, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सभी को इसका पता होना चाहिए। स्वयं सेवक, बिल्कुल सही आपने चुना है आंसर, ऑप्शन नंबर बी। जो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करे, उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, बस जितना उसके पास है वो जितनी भी मदद करना चाहता है उतनी कर देता है, चाहे उसके पास 2 पैसे की वो मदद करना चाहे या 10 रुपए की मदद करना चाहे, बस दिल होना चाहिए मदद करने के लिए, है ना। तो बिल्कुल सही ऑप्शन आपने चुना, बी ऑप्शन इज द करेक्ट है। और इसी के साथ आपका आज का टेस्ट यहाँ पर खत्म होता है, लेकिन आपके लिए यहाँ एक क्वेश्चन घर के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसका ऑप्शन आपको मिलेगा लेकिन आंसर नहीं मिलेगा। देश से बाहर माल भेजना क्या कहलाएगा? आयात, प्रतिवादी, या फिर ऑप्शन सी निर्यात, या फिर ऑप्शन नंबर डी सर्वज्ञ? तो ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आपको मैं नहीं बताऊंगी। तो देश से बाहर माल भेजना क्या कहलाएगा? आयात कहलाएगा, निर्यात कहलाएगा, प्रतिवादी कहलाएगा, सर्वज्ञ कहलाएगा? जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। तो इसी के साथ आपके 21 क्वेश्चंस हो जाते हैं, लेकिन टेस्ट आपका 20 का ही था।
ठीक है। इसका जब सब लोग देंगे, उसमें से जिसका सही ऑप्शन होगा उसको मैं पिन कर दूंगी ताकि सभी देख पाए सही जवाब को, ठीक है। आप ही का जो सबसे पहले सही जवाब देगा मेन कमेंट बॉक्स में, वहां उसका कमेंट में पिन कर दूंगी ताकि सभी लोग देख पाए। तो इसी के साथ दोस्तों आपका ये क्लास यहीं पर खत्म होती है। और आज का टेस्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर अपने सभी मित्रों के साथ शेयर भी ज़रूर करें, ठीक है। कुछ नहीं जाता है शेयर करने में, आपका थोड़ा सा समय लगता है। और बाकी हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग हमें मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं आपके लिए नई तरीके से आपके लिए चीज़ें करने के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और लगे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहीं से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सर्च कर लीजिए जाकर के ऑनलाइन शिक्षण, तो आपको 8000 प्लस मेंबर है, वहां आपको दिख जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको वहां पर प्रोवाइड कर दी जाती है। तो नमस्कार साथियों, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मजे कीजिए, ठीक है।